हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की 11th क्लास की फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो गाइज, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पर। साथ ही साथ हमने काफी सारे कॉम्बिनेशंस और उनके एग्जांपल्स भी देखे थे, लाइक सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स, एडिशन ऑफ एरर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स एंड डिवीजन ऑफ एरर्स। और लास्ट का जो हमारा टॉपिक था वो था पावर्स इन एरर्स। पावर इन एरर्स में कुछ कॉम्बिनेशंस भी बताए थे मैंने आपको, और उन पर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी शेयर की थी। उसी सीक्वेंस में हम आज आगे बढ़ते हुए कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे इन पावर्स इन एरर्स में, और हम एंड करेंगे हमारा टॉपिक जो है एरर्स का। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो मैं यहां पर देखिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूं। क्या है क्वेश्चन? इफ परसेंटेज एरर in the side and mass of a cube be 2% and 3%. कितनी कितनी है? 2% and 3%. If percentage error in the side and mass of a cube is 2% and 3%, then what would be the percentage error in the measurement? What would be the percentage error in the measurement of density? What would be the percentage error in the measurement of density? क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे। चलिए बात करते हैं। If percentage error in the side and mass of a cube be 2% and 3%, क्लियर है? कुछ इस तरह से ही है। Then what would be the percentage error in the measurement of density? आइए, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, रो से डिनोट किया जाता है डेंसिटी को, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि यहां पर बात क्यूब की हो रही है तो मास हो गया m और वॉल्यूम हो जाएगा l क्यूब। साइड इंटू क्यूब, साइड क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड। यहां पर मास और लेंथ, साइड, तीनों दोनों में ही क्या है? एरर है, परसेंटेज एरर दे रखा है आपको। तो हम इसको फ्रैक्शनल पॉसिबल एरर की टर्म्स में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू डेल्टा m अपॉन m इंटू 3 डेल्टा l अपॉन l। क्या ये सबको समझ में आया? सॉरी, नॉट इंटू, इट्स एडिशन। प्लस डेल्टा प्लस 3 डेल्टा l अपॉन l। पावर ऑफ एरर वाला कॉम्बिनेशन आ गया, डिवीजन होगा तो भी ऐड हो जाएगा और पावर होगी वो आगे आ जाएगी। ये मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर हो गया। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर, इसे बोला जाएगा गाइस मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर। तो जब आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर आ गई तो आपको आगे क्या करना है? आपको आगे कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, जैसा कि हमने पहले भी बात कर रखी है। 100% से दोनों तरफ क्या करें? मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों तरफ अगर आप 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्या? डेल्टा एम बाय एम इंटू 100% प्लस सी डेल्टा एल बाय एल इंटू 100%। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया आपका परसेंटेज एरर इन मास, ये हो गया परसेंटेज एरर इन साइड। तो आपके पास में डेल्टा रो बाय रो इंटू 100%, क्या आ जाएगा बेटा? डेल्टा एम बाय एम कितना है? 3% प्लस 3 इंटू 2%। तो 3% प्लस 6%, इट इज बिकम्स 9% इज योर आंसर। 9% आपका जो है वो क्या हो जाएगा गाइज? आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, नोट कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बी क्यूब सी रूट डी। एक इक्वेशन है आपके सामने, x इक्वल्स टू a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट डी। ठीक है। इफ परसेंटेज एरर in A, B, C and D
आर, ए बी सी डी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, इनमें परसेंटेज एरर दे रखी है आपको कितनी कितनी उसकी बात करते हैं। देखिए परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4%। सपोज यही है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम परसेंटेज एरर in the calculation of x की कैलकुलेशन में मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी आपकी। आइए सॉल्व करते हैं। ए बी सी डी चारों क्या है, चारों फिजिकल क्वांटिटी हैं और एरर क्वांटिटीज हैं, और इन यहां पर मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन भी दे रखा है। तो देखिए इस तरह का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता रखा है। मैक्सिमम फ्रैक्शनल पॉसिबल एरर कैसे लिखेंगे आप, यहां डेल्टा एक्स बाय एक्स की ए को क्या लिखेंगे 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी के लिए 3 डेल्टा बी अपॉन बी, क्या यही होगा, और ये सी और डी भी आगे आ जाएंगे, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डी को आप लिख सकते हैं हाफ पावर डेल्टा डी बाय डी। ये समझ में आ रहा है गाइस, मैंने आपको फॉर्मेट्स लिखा रखे हैं, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शन एरर की जो इक्वेशन होगी आपकी वो ये हो जाएगी, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर की इक्वेशन ये हो जाएगी, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर की इक्वेशन ये हो जाएगी। क्या आपको समझ आ रही है बात? फिर दोबारा आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाय 100% से मल्टीप्लाई कर देना है गाइस। अगर आप इसे 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100% इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा ए बाय ए इंटू 100% प्लस 3 डेल्टा बी बाय बी इंटू 100% प्लस डेल्टा सी बाय सी इंटू 100% प्लस half delta d by d into 100%. I hope it is clear to you. Where it is what? Percentage error in A, percentage error in B, percentage error in C and percentage error in D. ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये वैल्यूज अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1% प्लस 3 इंटू 2% प्लस 3% प्लस 1/2 इंटू 4%। देख लीजिए क्या समझ आ रहा है क्या। तो यहां से 2 से 4 अगर हम कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 कितना रह जाएगा गाइस, 2%, 3 इंटू 2 6%, 2% प्लस 6% 8%, 8% प्लस 3 11% और 2 ये हो गया आपका ओवरऑल टोटल 13% इज योर आंसर। क्योंकि यही आंसर फाइंड करना है हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। आपके पास में सभी के फॉर्मेट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, तो अगर आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही विद इन सेकेंड्स सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम पीरियड ऑफ oscillation of simple pendulum, time period of oscillation of simple pendulum is t is equals to 2 pi root L by G. T is equals to 2 pi root L by G, where L is length of string which is 20 centimeter with 1
millimeter with 1 millimeter, sorry, accuracy 1 millimeter accuracy and time measured for 100 oscillations by a wristwatch is 90 seconds with 1 second resolution. 1 second resolution. Find the accuracy in determination of small g. फाइंड एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल जी. ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. क्या कह रहा है देखिए, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम जो कि इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी, वेयर एल इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. एल क्या है? स्ट्रिंग की लेंथ है, विच इज 20 सेंटीमीटर. कितनी है? 20 सेंटीमीटर विद 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी. कितनी एक्यूरेसी के साथ में हम यहाँ पर देख रहे हैं? 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी. Time measured for 100 oscillations by a wristwatch is 90 seconds with 1 second of resolution. Find the accuracy in the determination of small g. तो यहाँ पर small g में accuracy कैलकुलेट करनी है. Accuracy मतलब मैक्सिमम बताना है कि इसमें कितना एरर जो है वो पॉसिबल है, कितना एरर जो है वो इसमें पॉसिबल हो सकता है. ठीक है ना, मतलब परसेंटेज में बता सकते हैं आप, परसेंटेज में भी बताएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी बताएंगे तो भी, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एक्यूरेसी बतानी है आपको जी की डिटर्मिनेशन. तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, आइए देखते हैं. सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो टाइम पीरियड क्या दे रखा है आपको? 2 पाई रूट एल बाय जी. यहां पर आपको जी के लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है ना, तो आपको यहां पर सबसे पहले जी के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. स्मॉल जी के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. दोनों तरफ क्या करेंगे गाइस? स्क्वायरिंग करेंगे. जब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी. क्या ये बन जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी. एल और जी से सिर्फ रूट हटेगा. यहां से जी क्या आ रहा है आपके पास? 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर. जी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर. क्लियर है? इट इज क्लियर. तो यहां पर जी के लिए क्या मैं मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर लिख सकता हूं क्या? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर. मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर हम जी के लिए लिखें तो क्या होगा? देखिए, डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा गाइस, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4 पाई जो है, 4 पाई जो है बेटा, वो क्या है? 4 पाई यहां पर कांस्टेंट या फिर न्यूमेरिक टर्म है. न्यूमेरिक टर्म में कोई एरर पॉसिबल नहीं है. न्यूमेरिक टर्म तो कांस्टेंट होता है ना, उसमें कोई एरर नहीं होती. तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शन एरर लिखते टाइम में कांस्टेंट को या न्यूमेरिक टर्म को इन्वॉल्व नहीं करना है. तो यहां पर क्या रह गया? डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 डेल्टा टी बाय टी. क्या ये आप सभी को समझ में आएगा? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर अगर हम जी के लिए लिखें तो 4 पाई को इग्नोर किया क्योंकि वो न्यूमेरिक टर्म है, उसमें कोई एरर नहीं होगी. तो फिर क्या बच गया? एल बाय टी स्क्वायर. इसको हमने सिमिलरली ले लिया एल बाय टी स्क्वायर. तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर क्या इसी सेंस में लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा. और अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, 100%, तो क्या हो जाएगा गाइस? परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन जी कैलकुलेट कर पाएंगे हम. जी हाँ, मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर पाएंगे हम जी के अंदर इस तरह से. नाउ अब बात आती है डेल्टा एल बाय एल और डेल्टा टी बाय टी की.
तो देखिए क्या क्या गिवन है यहां पर। एल गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर, एल कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। और क्या बोला गया है कि लेंथ में जो एक्यूरेसी है वो 1 मिलीमीटर की है। एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया, मतलब 1 मिलीमीटर के चांसेस जो है यहाँ पर एरर के पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। तो 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी का मतलब ध्यान रखिएगा, डेल्टा एल दे रखा है आपको, 1 मिलीमीटर तक की एक्यूरेसी आप मान सकते हैं, मतलब प्लस माइनस। तो 1 मिलीमीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या ये 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा गाइस, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये डेल्टा एल हो गया। सिमिलरली टी की वैल्यू कितनी है 100 ऑसिलेशंस के लिए, 90 सेकेंड। और जो रेजोल्यूशन जिस रिस्ट वॉच से लिया जा रहा है उसके लिए रेजोल्यूशन कितना है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड अगर ये रेजोल्यूशन है आपका, ठीक है ना, इसका मतलब यही इसका डेल्टा टी हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबिलिटी कितनी होगी एरर की 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड आगे पीछे मिनिमम ली हो सकता है। तो यहाँ डेल्टा टी को आप 1 सेकेंड की टर्म्स में लेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, दिए हुए एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा जी बाय जी इंटू 100% इज इक्वल्स टू क्या हो गया गाइस, 0.1 डिवाइड बाय 20 इंटू 100% प्लस 1 बाय 90 इंटू 100%, 1 बाय 90 इंटू 100%। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आपके पास आएगा, सॉल्व करने पर जो आंसर आपके पास आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसको तो सॉल्व किया तो 0.5 आ गया, और ये बच गया आपके पास में 100 बाय 90, 100 बाय 90, कुछ यही बचेगा 100 बाय 90। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो देख लीजिए 1.22 अप्रॉक्स आ जाएगा। तो ये कुछ 1.27 अप्रॉक्सीमेटली, या 2.227 भी आ सकता है, 2.227 भी आ सकता है। जो भी आएगा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। यू कैन एबल टू डू इट दिस, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इस वजह से। ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली 3% में आंसर आ जाएगा आपके पास, अप्रॉक्सीमेटली 2% या 3% में आंसर आ जाएगा। आपको सॉल्यूशन समझ में आया। सॉल्यूशन इस तरह से होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट इस तरह से। तो जो आपको ध्यान रखिएगा, एरर लेते टाइम जो एक्यूरेसी या रेजोल्यूशन की वैल्यूज दे दी जाए, मतलब जो मेजरमेंट का सबसे मिनिमम जिससे आप मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना, लेंथ का मेजरमेंट क्या ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, हम स्केल से ले रहे हैं जिसका मिनिमम रेजोल्यूशन या मिनिमम मेजरमेंट जो है वो 1 मिलीमीटर, तो वो उसके लिए एरर की वैल्यू हो जाएगी। और हम जो टाइम का मेजरमेंट ले रहे हैं वो रिस्ट वॉच से ले रहे हैं, तो रिस्ट वॉच का मिनिमम मेजरमेंट कितना है 1 सेकेंड, तो ये टाइम के मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो जाएगी। एरर इस तरह से देते हैं हम कुछ थ्योरी प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा गाइस, ओके। तो यहां पर इस तरह से हम जो है एरर से रिलेटेड, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यहां पर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, देख सकते हैं, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पर आगे बढ़ेंगे जो कि होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको देख सकते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की ओर। चलिए नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग आती है यहां पर वो आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होता है देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले इसकी डिफाइन करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर those digits in our measurement. Significant figures are those digits in our measurement of any physical quantity.
physical quantity which are known reliably or on which we have confidence in our measurement. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं बेटा? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व, उसके मेजरमेंट में या उसके रिजल्ट में इन्वॉल्व वो डिजिट्स जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं और रिलायबल हैं कि इनसे हमारा मेजरमेंट जो है वो डिफाइन होगा। जिन डिजिट्स के बारे में हम अननोन रहते हैं, ठीक है, या जिनको इन्वॉल्व नहीं करने से आपके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम उन डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग में इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गए? जनरली दोज डिजिट्स और दोज वैल्यूज, ठीक है, फॉर विच वी हैव नोन रिलायबली और विच वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर मेजरमेंट। इन्हीं फिगर्स, इन्हीं क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। देखिए, किसी भी मेजरमेंट में आपको फाइनल रिजल्ट दे रखा होगा, उस रिजल्ट में कौन कौन से डिजिट्स जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में आते हैं, इनको हमें क्या करना पड़ता है? प्रिडिक्ट करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। और इनको पहचानने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानने के लिए किसी भी दिए हुए मेजरमेंट या, ठीक है, रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे पहचानेंगे, आइए उनके रूल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज ही ले रहा हूं यहाँ पर। रूल्स फॉर determining significant figures. Rules for determining significant figures. चलिए, पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन our value are considered as significant figures। पहला रूल क्या कहता है? जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं हमारी वैल्यू के अंदर, वो सारी की सारी किस में आएंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, 3 या फिर 1.76, 1, 2, 3 have 3 significant figures, 1.76 also have 3 significant figures। आपको इसी तरह से प्रिडिक्ट करना होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, ठीक है ना।
तो 1 2 3 में देखिए तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 1.76 में भी क्या है, 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में आएंगे। ये आपका पहला रूल हो जाएगा टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट सेकेंड रूल देखते हैं, देखिए ऑल जीरोस comes between the two non-zero digits, two non-zero digits are, all zeros comes between the two non-zero digits are considered as significant figures. All zeros comes between the two non-zero digits are considered as significant figures. कहने का मतलब, वन एग्जाम्पल के तौर पर 10024, 1.0027, 801, इस तरह से। देखिए यहां पर नॉन जीरो डिजिट जो थे वो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ही है, प्लस अगर ऐसे जीरो जो कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हो, ऐसे जीरो जो कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हो, तो उन्हें भी हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में लेंगे। जैसे कि यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए गाइस, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आपके 5, यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आपके 5, क्योंकि इन जीरो को भी आपको नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में काउंट करना है, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं। सिमिलरली 801 में सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग हो जाएगी 3। देख सकते हैं आप, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। If value is less than 1, or we can say unity, if value is less than 1, then all zeros comes to the left hand side of first non-zero digit are not considered as significant figures। देखिए थर्ड रूल क्या कहता है, इफ वैल्यू इज लेस देन 1 देन ऑल जीरोस कम्स टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इस पर फोकस रखिएगा। क्या मतलब है, एग्जाम्पल 0.0024, सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये वैल्यू 1 से छोटी है। जी हाँ, ये वैल्यू 1 से छोटी है क्योंकि 0.0024 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहां मिलेगी हमें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या यहां मिल रही है बेटा, तो इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में LHS, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी जीरोज आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग कितनी हो गई, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि नॉन जीरो डिजिट्स होंगे आपके 2 और 4। इस 2 से पहले जितने भी जीरोज आ रहे हैं ध्यान रखिएगा, इनको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ अगर इस तरह से 0.020045 अगर इस तरह से लिखना हो मुझे, है ना, डेसिमल पॉइंट मेरा यहां पर है,
तो दोबारा से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है आपकी, यहां पर ये वैल्यू भी 1 से छोटी है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है यहां पर आपकी 2, तो इससे केवल लेफ्ट हैंड साइड में ये जो दोनों जीरो आ रहे हैं ये LHS में आ रहे हैं ना, तो इनको हमें काउंट नहीं करना है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। दिस इज योर रूल नंबर 3। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, चलिए। रूल नंबर 4, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, अगेन मीन्स यूनिटी। अगर आपकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है या यूनिटी से बड़ी है, देन 0, देन एक मिनट, देन इन नॉन जीरो, इन नॉन डेसिमल, ध्यान रखिएगा, इन नॉन डेसिमल वैल्यू zeros comes after the last non-zero digit, after the last non-zero digit are not considered as significant figures, आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वो जीरोस जो कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रहे होंगे उनको सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे हम। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 54200, क्या ये वैल्यू, देखिए यहां पर कोई डेसिमल नहीं है ना, नॉन डेसिमल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, यहां पर नॉन डेसिमल वैल्यू, मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट इंक्लूडेड ना हो, ऐसी वैल्यू जो 1 से बड़ी हो। तो 1 से बड़ी है, देखिए 542001, 542001 की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए कि या ये वैल्यू 1 से बड़ी है, प्लस लास्ट जो नॉन जीरो डिजिट है आपकी वो कौन सी है, 2, तो इसके पीछे जो भी जीरोस आएंगे हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। मतलब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू कितनी है, ओनली एंड ओनली 3। ये जो लास्ट के दोनों जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट की फिगर्स की काउंटिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे गाइस, ठीक है। अगर 1 से छोटी भी हो, हालांकि ये प्रोसेस तो 1 से छोटी के लिए भी अप्लाई होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 000124, तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू यही होगी 1 2 3, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू 1 2 4 यही होगी, 3 1 से छोटी हो उसके लिए भी अप्लाई हो जाएगा। यह आपका रूल नंबर 4। लेकिन रूल नंबर 5 क्या कहता है, अब आपको ये चीज कंफ्यूज कर रही होगी कि इसको हम कैसे, इन जीरोस को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं हमारी मेजरमेंट में, कैसे छोड़ सकते हैं, है ना, इनके बिना हमारा मेजरमेंट कैसे पॉसिबल है। तो देखिए यहां पर एक कैच है, इफ वैल्यू इज कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ any measurement, if value comes as a result of any measurement, then zeros comes after last non-zero digits in a non-decimal value, in a non-decimal value are considered as significant figures, are considered as significant figures। क्या कह रहा है, if value comes as a result of any measurement then zeros comes after the last non-zero digit in a non-decimal value are considered as significant figures। क्या मीनिंग है इसका गाइस, जैसे कि दोबारा से मैं ये वैल्यू लिख रहा हूं
54200 सेंटीमीटर, 54200 सेंटीमीटर। मतलब दोबारा से इस बार मैंने वैल्यू यही लिखी है, लेकिन लास्ट में मैंने क्या लगाई है, एक यूनिट। क्या लगाई है? यूनिट। यूनिट क्या स्पेसिफाई करती है कि ये जो वैल्यू आपके पास में आ रही है ना, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट। क्या ये किसी लेंथ की मेजरमेंट का रिजल्ट है? सेंटीमीटर्स में यूनिट आ गए ना पीछे, लेंथ की मेजरमेंट का क्या है? रिजल्ट है। तो 54200 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा यहां पर आपके लिए? सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग कितनी हो जाएगी? 5। बात समझ में आ गई? ठीक है, 5। तो इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? यहां तक क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए यहां तक नोट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए यहीं पर होल्ड कर रहे हैं हम। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम नेक्स्ट क्लास में भी और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये कुछ 5 रूल्स हैं, कुछ 2-3 रूल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल।